हेलो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को जानते हैं कि झारखंड उत्पाद सिपाही, दरोगा, पुलिस, JSC-CGL सभी एग्जाम में साइंस का 20 प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो ये 20 प्रश्न करने के लिए एग्जाम में हमें बहुत सारे प्रैक्टिस करना होगा, तभी जाके हम 20 प्रश्न में से 20 प्रश्न सही कर सकते हैं। ठीक है, आप थ्योरी पढ़ रहे होंगे लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे होंगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा कि आप कितना प्रश्न सही कर रहे हैं, कितना आप गलत कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए हम इस चैनल में पर डे हम लोग एक सेट देखेंगे। कम से कम हम लोग एक लगातार कम से कम 30 प्रैक्टिस सेट कर लेंगे तो हम लोग के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, अगर आप 30 प्रैक्टिस सेट करते हैं तब बहुत कुछ आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज के सेशन को शुरुआत करते हैं। आज का पहला सवाल है, डैश एक बेरंग, बेस्वाद और गंधहीन पदार्थ है जो सभी प्रकार के जीवों के लिए आवश्यक है। वो बताना है एक बेरंग, बेरंग मतलब जिसका कोई कलर नहीं होता है। ठीक है, बेस्वाद यानी उसका कोई स्वाद भी नहीं होता है, और गंधहीन पदार्थ है यानी उसका कोई अपना गंध भी नहीं होता है, और वह सभी जीव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी सभी जीव के लिए आवश्यक है वो। तो वो क्या है? तो आप सभी को पता होगा, वो है दोस्तों पानी। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। पानी का कोई अपना रंग नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर ये बेरंग हो गया। पानी का कोई अपना स्वाद भी नहीं होता है, इसलिए इसको हम कह सकते हैं बेस्वाद है। ठीक है, और पानी का कोई अपना गंध भी नहीं होता है, इसलिए इसको हम कह सकते हैं ये गंधहीन है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा पानी। चलते हैं हम लोग अगला प्रश्न। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है, डैश के लिए VHF पूर्ण रूप है, बताना है VHF का पूरा नाम क्या है, यानी उसका फुल फॉर्म बताना है। तो VHF का जो पूरा नाम है दोस्तों वो है वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इंग्लिश में क्या है? वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। उसको लोग हिंदी में बोलते हैं बहुत उच्च आवृत्ति। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, बहुत उच्च आवृत्ति। चलिए हम चलते हैं अगला प्रश्न। बहुत ही हम लोग बारीकी से समझते जाएंगे ताकि एक बार में सारा याद होते चला जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न है, मानव शरीर से सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है बताना है। यानी मानव शरीर में सबसे बड़े ग्रंथि का आपको नाम बताना है। तो वह दोस्तों जिगर। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत किसी को जिगर मतलब समझ में नहीं आया होगा दोस्तों। जिगर मतलब होता है यकृत, यकृत को ही हम लोग जिगर कहते हैं। मैं लिख देता हूँ यकृत। अब नाम सुना यकृत, या तो आप नाम सुनेंगे लीवर, लीवर, लीवर हो गया, यकृत या लीवर या जिगर, ये तीनों एक ही चीज़ है। ठीक है, अगर इसका भार पूछेगा, इसका वजन कितना होता है, तब क्या रखना है 1.6 किलोग्राम होता है, किलोग्राम। ठीक है, 1.6 किलोग्राम इसका वजन होता है। अगर पाउंड में पूछा जाएगा, बहुत सारे ऑप्शन में पाउंड दिया होता है, तो अगर पाउंड में पूछेगा तो 3.5 पाउंड हो जाएगा इसका वजन। ठीक है दोस्तों, अगर बोलेगा कि लीवर क्या काम करता है, यकृत ऐसा काम क्या होता है, तो अमोनिया को यूरिया में बदलता है। क्या करता है? अमोनिया को यूरिया में बदलने का काम करता है ये। चलते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला है, लेंस की ऑप्टिक शक्ति के माप की एक इकाई को क्या कहा जाता है। अगर पता है लेंस का जो शक्ति जो हम लोग मापते हैं उसका इकाई को क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग डायप्टर कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डायप्टर। यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर आयोस्टर लिखा गया है, उसको आपको डायप्टर कर लेना है। ठीक है, क्या डायप्टर। दोस्तों डायप्टर हम लोग डी से डिनोट करते हैं, इसे करते हैं डी से। चलिए चलते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, परमाणु नाभिक की खोज किसने की, बताना है परमाणु नाभिक की खोज किसने की। तब क्या रखना है, परमाणु नाभिक की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था। ऑप्शन नंबर जो है ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर पूछे इसका खोज कब हुआ था, इसका खोज 1911 में हुआ था। कब हुआ दोस्तों? 1911 में। खोज इसका किसने किया था? तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था। ठीक है, अगर पूछे दोस्तों ये जो नाभिक है, अब देख पा रहे हैं ये नाभिक है, परमाणु नाभिक, ये कहाँ पाया जाता है? तो परमाणु के केंद्र को ही परमाणु नाभिक कहते हैं।
दोस्तों मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, परमाणु के केंद्र को ही हम लोग नाभिक कहते हैं। अगर पूछे परमाणु के नाभिक में क्या क्या पाया जाता है, परमाणु के नाभिक में क्या क्या पाया जाता है, तब क्या रखना है, प्रोटीन, ठीक है, सॉरी प्रोटॉन, प्रोटॉन और दूसरा न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो परमाणु नाभिक में पाया जाता है। चलते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला है, जंग को रोकने के लिए स्टील या लोहे के लिए एक सुरक्षात्मक फॉन्टिंग लगाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। देखो, जंग से बचने के लिए हम लोहा या स्टील में, ठीक है, उसमें एक पेंटिंग करते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है, तो उसे हम लोग बोलते हैं दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गैल्वेनीकरण। ऑप्शन नंबर जो है ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, गैल्वेनीकरण। चलते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला है नेक्स्ट नंबर, डैश दिया हुआ है, एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें एक पदार्थ ऑक्सीजन के साथ तेजी से प्रतिक्रिया करता है और ऊष्मा उत्पन्न करता है, उसे हम क्या कहते हैं। ठीक है, यहाँ पूछा जा रहा है ये रासायनिक प्रक्रिया है, ठीक है, और ये ऑक्सीजन के साथ तेजी से प्रक्रिया करता है या प्रतिक्रिया करता है और ऊष्मा भी उत्पन्न करता है, वो क्या है। तो दोस्तों दहन। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका, सॉरी डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा दहन। ठीक है, दहन क्या है, एक रासायनिक प्रक्रिया है, ठीक है, और ये ऑक्सीजन के संपर्क में ही ये जलेगा, अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो ये इसका दहन नहीं होगा। ठीक है, और ये दहन होने के बाद क्या ऊष्मा भी उत्पन्न करता है। आप देखते हैं कुछ भी चीज़ जलता है तो वहाँ से हीट भी उत्पन्न होता है, ठीक है, वहाँ से ऊष्मा भी उत्पन्न होता है। चलिए हम चलते हैं अगला प्रश्न। अगला है दोस्तों नेक्स्ट नंबर, स्थिति और धरती की संरचना का अध्ययन को हम लोग क्या कहा जाता है, यानी उसे हम क्या कहते हैं। स्थिति और धरती की संरचना का अध्ययन, हम लोग स्थिति और धरती के बारे में जो पढ़ते हैं संरचना के बारे में, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं। तो आपको याद रखना है, उसे हम लोग भूगर्भ शास्त्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि एक बार सारा समझ में आपको आता होगा। दोस्तों जैसे कि यहाँ पर देखिए पूछा जा रहा है स्थिति और धरती की संरचना का अध्ययन, ठीक है, इसके अंतर्गत कौन कौन आता है। ठीक है, इसके अंतर्गत दोस्तों बहुत कुछ आता है, जैसे खनिज शास्त्र, ये सब जितना आता है, भूमापन, खनन, ये सब सारा होता है ना, ये स्थिति और धरती के अंतर्गत ही, संरचना के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, यानी भूगर्भ शास्त्र के अंतर्गत ही ये सारा चीज़ आ जाता है। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगला प्रश्न। डैश तापमान पर सभी पदार्थों में शून्य थर्मल ऊर्जा होती है। बताना है सभी पदार्थों में शून्य थर्मल ऊर्जा उत्पन्न होती है, कितना डिग्री पर यह होता है, आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा -273.16 डिग्री सेल्सियस। कितना दोस्तों, -273.16 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर जो है डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट नंबर है, बौना रूप में बढ़ते पेड़ों की प्राचीन कला को क्या कहा जाता है। बताना है बौना रूप से बढ़ते पेड़ों की प्राचीन कला को हम लोग क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग बोनसाई कहते हैं, बोनसाई। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बोनसाई एक जापानी भाषा है, ठीक है, आपको बोनसाई मतलब समझ नहीं आता होगा, जो बोनसाई वो एक जापानी भाषा है। क्या भाषा है, जापानी। दोस्तों इसका अर्थ जो होता है बोनसाई का अर्थ होता है बौना। क्या होता है, बौना, और ये एक जापानी शब्द है। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, डैश ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है। कौन है जो ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है, आपको बताना है। ठीक है, तो वो जो है तो हीलियम। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। हीलियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ जो है अभी प्रतिक्रिया नहीं करता है। दोस्तों मैं बता दूं जो हीलियम है वो एक अक्रिय गैस है। ठीक है, हीलियम क्या है, एक अक्रिय गैस है। चलते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, चेचक के वैक्सीन की अग्रणी कौन करता है। बताना है चेचक के वैक्सीन की अग्रणी कौन है,
यानी इसका खोज कौन किया था? चेचक के वैक्सीन का। तो आप सभी को पता होगा एडवर्ड जेनर। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसका खोज कब किया था इस भी पूछता है, तो देखना है 1796। कब किया था? 1796। चेचक की वैक्सीन की खोज 1796 में एडवर्ड जेनर द्वारा किया गया था। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पे, बेरी बेरी डैश की कमी के कारण होता है, यानी बेरी बेरी जो होता है वो किसके कारण से होता है, किसके कमी कारण से होता है ये बताना है। तो क्या देखना है दोस्तों, जो बेरी बेरी जो होता है वो थाइमिलन के कारण से होता है। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, थाइमिलन। इसको लोग थाइमिन भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, थाइमिन किसके लिए आवश्यक है? तो भ्रूण के विकास के लिए जो होता है थाइमिन बहुत ही आवश्यक होता है। किसके लिए? भ्रूण के विकास के लिए। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट है अगला नंबर, इसमें से सबसे अधिक लचीला धातु कौन सा है? सबसे अधिक लचीला धातु कौन सा को बताना है। तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, ये है सोना। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, सोना। सोना बहुत ही लचीला होता है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न। अगला है, जब 3D छवियों का प्रक्षेपण 2D सतह पर किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? जैसे कि कोई 3D फिगर है, ठीक है, तो उसका हम प्रक्षेपण 2D सतह पर करेंगे तो उसे हम क्या कहते हैं, उसका क्या नाम है? तो उसको याद रखना है, उसे हम लोग कहते हैं होलोग्राम। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, होलोग्राम। चलते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला है, UHF बैंड की रेंज है कितना है? UHF बैंड की रेंज कितना होता है? दोस्तों UHF का जो पूरा नाम होता है दोस्तों वो होता है अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी इसका पूरा नाम होता है UHF का। तो यहाँ पर यार उसका रेंज कितना होगा बताना है। उसका जो रेंज होता है दोस्तों वो होता है 300 मेगाहर्ट्ज से लेकर 3 गीगाहर्ट्ज तक। ऑप्शन नंबर जो है ये वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट में आते हैं अगला नंबर। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत बार रिपीट होता है ये प्रश्न। देखिए ये प्रश्न है, सबसे चमकीला ग्रह क्या है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है, बताना है सबसे चमकीला ग्रह हम लोग किसे कहते हैं। तो आप सभी पता होगा सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह को बोला जाता है। दोस्तों शुक्र ग्रह को और एक चीज़ से जाना जाता है, भोर का तारा। इसको रखना है, शुक्र ग्रह को हम लोग भोर का तारा भी कहते हैं, भोर का तारा, भोर का तारा। आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। चलते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कीड़े के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो आप सभी पता होगा कीड़े के अध्ययन को हम लोग कीट विज्ञान कहते हैं। दोस्तों कीट विज्ञान के अंतर्गत हम लोग वैसे कीड़े का अध्ययन करते हैं जिसका पैर 6 होता है। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि 6 पैरों वाले जीवों का अध्ययन किया जाता है कीट विज्ञान में, 6 पैर वाले। चलते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला है दोस्तों, किसी अन्य जीव पर आधारित रहने वाले यानी रहने वाला एक जीव को क्या कहा जाता है, उसे क्या कहते हैं? जो दूसरे जीव पर आश्रित होता है उसे हम क्या कहते हैं? दोस्तों उसे हम लोग परजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं? परजीवी। जो दूसरे जीव पर आश्रित होता है उसे हम लोग परजीवी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि जौक हो गया, जैसे कि जौक, जो जौक होता है अब देखे होंगे कहीं, जो जौक जो होता है वो दूसरे पे लटक जाता है। ठीक है, यानी वो परजीवी है, दूसरे के वजह से ही वो जिंदा है। ठीक है, इसे हम लोग परजीवी कहते हैं। नेक्स्ट अगला नंबर चलते हैं। अगला प्रश्न है, फिल्टर का उपयोग करके निलंबित सामग्री हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जैसे कि हम लोग जानते हैं कि फिल्टर करके उसका गंदगी हम लोग हटाते हैं। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं निस्पंदन। ऑप्शन नंबर जो है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको निस्पंदन का मतलब समझ में नहीं आता होगा, मैं बता देता हूँ। निस्पंदन का अर्थात होता है छानना। क्या होता है? छानना। छानना हम लोग जनरल भाषा में
सभी को ही बोलते हैं। तो छानना को ही हम लोग निस्पंदन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये जो हम 20 प्रश्न ही कराएं, सारा प्रश्न आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर मेरा वीडियो को पसंद लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। पहला बार अगर मेरे चैनल में विजिट किए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।